आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी बूस्टिंग लाइफ स्टाइल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। इसमें हम जानेंगे कि आयुर्वेद को अपनाकर अपने आसपास की चीज़ों से खुद को कैसे रोग मुक्त बनाएं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, जो हमारा आज का टॉपिक है इम्यूनिटी बूस्टिंग लाइफ स्टाइल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। तो जो हम इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। तो हमारे आयुर्वेद का उद्देश्य या प्रयोजन ये है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। और ये श्लोक दिया था हमारे चरक ने, आचार्य चरक ने। इसका कहने का मतलब ये है कि हमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा भी करनी है, साथ में उस रोगी के रोग को भी दूर करना है। अब इसी के साथ में हमारे आचार्यों ने सुबह उठने के कुछ नियम बनाए। अब वो नियम देख लेते हैं क्या है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में केवल उसे ही उठना चाहिए जिसका भोजन जीर्ण हो चुका हो, यानी कि भोजन जिसका पच चुका हो, पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका हो। जिसका भोजन पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको ज़रूरत नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। आपका भोजन पचा नहीं है और फिर भी आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे में चाहे आप कितना भी इम्यूनिटी बूस्टिंग चीज़ें आप खा लो, आपके शरीर को नहीं लगने वाली। इसलिए जो भी सुबह उठने का नियम हमारे आचार्य ने बताया उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे आचार्य ने बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त में उसको ही उठना है जिसका कि भोजन डाइजेस्ट हो चुका हो, और सुबह उठकर थोड़ी देर तक सूर्य की किरणों का सेवन करना है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में विटामिन ई और विटामिन डी का निर्माण होता है। विटामिन ई और विटामिन डी हमारे कैसे विटामिन होते हैं? ये हमारे होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन। और इसके बाद हमको मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, और फिर उसके बाद हमको करनी चाहिए दातून। अब हमको दातून कैसे करनी चाहिए, ये सब हम अगले पेज पर देखेंगे। दातून कैसी होनी चाहिए और किस चीज़ की होनी चाहिए, तो ये बताने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि जो भी प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें होती हैं उन सब में कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों को अपना सकें। तो अब देख लेते हैं। तो हमारे आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो दातून होनी चाहिए वो कसाय कटु तिक्त रस की होनी चाहिए, और उसमें कभी भी मधुर अम्ल लवण रस युक्त नहीं होनी चाहिए। जो टेस्ट आता है, जो आपको जीभ में आपको टेस्ट लगता है कि ये स्वीट है, ये सॉल्टी, ये वाला रस। अब हमारे आचार्य जी ने साथ साथ ये भी बताया, आचार्य सुश्रुत ने, कि जो नीम की दातुन होती है वो सबसे बेस्ट होती है। जितनी भी दातुनें होती हैं उन सब में सबसे बेस्ट होती है। और आप बाकी कौन कौन सी दातुन कर सकते हो? आप कर सकते हो करंजी की दातुन, खदिर हुआ, इसकी दातुन अर्जुन की भी कर सकते हो। लेकिन जो बेस्ट दातुन होती है वो आपकी नीम की होती है। अब नीम की दातुन को बेस्ट क्यों माना है, इसके गुण देख लेते हैं क्या होते हैं। जो नीम होता है तो उसके अंदर मार्गोसिन नाम का तत्व पाया जाता है, और इसके बीज में होता है सल्फर। तो जो मार्गोसिन तत्व होता है ये रक्त रोधक होता है, व्रण रोपक होता है, साथ में वर्मीसाइडल भी होता है। यानी कि अगर कीड़े वगैरह हो गए तो उनको भी ये नष्ट करता है। रक्त रोधक का मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड में इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको भी दूर करता है। अब देख लेते हैं कि जो दातून की का आकार और लंबाई वो कैसी होनी चाहिए। तो जो दातून होगी वो आपकी कनिष्ठिका उंगली के बराबर होनी चाहिए। कनिष्ठिका उंगली के बराबर की मोटाई की होनी चाहिए। कनिष्ठिका उंगली का मतलब है लिटिल फिंगर। साथ में 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप पीछे से चीरकर इसको जीभ की साफ सफाई भी कर सको। अब हम देख लेते हैं दातून करने की सही विधि, जो कि हमारे आचार्यों ने शास्त्रों और ग्रंथों में बताई है। तो एक एक दांत को सीधा खड़े रूप में रगड़ना चाहिए, ना कि आड़ा या तिरछा। ऊपर के दांत पर नीचे की ओर और नीचे के दांत पर ऊपर की ओर। और ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ताकत लगाओ।
और ये ध्यान रखना कि मसूड़ों को कोई नुकसान ना हो। अब जब हम दातून करेंगे तो मंजन की भी ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें हमको मंजन विदेशी मंजन यूज नहीं करना है किसी भी तरीके का। हमको यूज करने हैं स्वदेशी मंजन, जो कि हमारे आचार्य सुश्रुत बता गए हैं। वो क्या है? ये मंजन आपका बना हुआ होता है त्रिकटु से। त्रिकटु का मतलब है सौंठ, काली मिर्च और पीपली। इन तीनों को आप मिलाकर मंजन बना सकते हो, जो पूरी तरीके से स्वदेशी होगा। और आपके जो दांत होंगे उनको ये दृढ़ और मजबूत करेगा। साथ में इससे क्या होगा कि जो मुख की दुर्गंध आती है वो नष्ट हो जाएगी और मुख की शुद्धि होगी। साथ में खाने इस मंजन को करने से आपको खाने में रुचि उत्पन्न होगी और हमारे दांत भी मजबूत होंगे। अब अगर आप नीम की दातून कर रहे हो और साथ में ये सौंठ, काली मिर्च और पीपली का मंजन भी कर रहे हो, तो आपके दांतों में ना कभी कीड़ा लग सकता है और ना कभी दुर्गंध आएगी मुंह से, और हमेशा आपका मुख सुगंधित रहेगा। अब जब आप दातून कर लोगे मंजन के साथ में, स्वदेशी मंजन के साथ में, तो जाहिर सी बात है आप कुल्ला भी करोगे। लेकिन आयुर्वेद में कुल्ला करने के लिए दो अलग अलग टर्म यूज होते हैं, वो हैं गंडूस और कवल। तो गंडूस में आप क्या करते हो कि जो द्रव होता है, चाहे शीतल द्रव हो, मतलब शीतल जल हो या उष्ण जल हो, आप उसको मुंह में इतना भरोगे कि वो हिलडुल ना सके। और कवल में क्या होता है कि आप उसको जल को इतना भरोगे कि वो हिलडुल सके और आप हिलडुल सके। अब गंडूस और कवल के फ़ायदे क्या होते हैं? गंडूस अगर आप अच्छे से करते हो तो जो आपके होंठ फटे फटे रहते हैं, जो पिंपल्स वगैरह चेहरे पे निकल आते हैं, तो उनका निकलना हो जाएगा कम। और इसके साथ में आपको मुंह भी धोना है, और आपको मुंह धोना है। और जो हम कुल्ला करते हैं उसको आचमन भी बोलते हैं। आचमन का मतलब होता है मुख की शुद्धि करना। जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि दातून आप करिए और स्वदेशी व्यंजन अपनाइए, इसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही है कि जो प्लास्टिक से बने हुए टूथब्रश होते हैं, जो हानिकारक टूथपेस्ट होते हैं जिनमें तरह तरह के केमिकल यूज होते हैं, उनके ऊपर से डिपेंडेंसी ख़त्म होगी। साथ में इससे क्या होगा कि हम स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा अपना पाएंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। अब अगर किसी को कोई दिक्कत आए कि ये हम मंजन कैसे बनाएंगे या फिर हम दातून कैसे कहाँ से लाएंगे, तो वो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको लिंक